हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, आज हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यूरोपियंस में भी जो सबसे पहले आए थे वो थे पोर्चुगीज़। तो आज हमारा लेक्चर पोर्चुगीज़ पे रहने वाला है। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री के अब लेक्चर्स क्योंकि शुरू हो रहे हैं तो इसमें कंटेंट वाइज आपको बिल्कुल निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो भी स्पेक्ट्रम की जो बुक है, ठीक है, सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम पूरी कवर्ड रहेगी। ठीक है, उसका फुल कवरेज रहेगा इन वीडियोस में, तो उससे आप निश्चिंत रहना। उसके अलावा ल्यूसेंट की जो बुक होती है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेटा दिया रहता है, ठीक है, जो टेबल फॉर्मेट में भी जो डेटा होता है वो सारा इन वीडियोस में आपको कवर्ड मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर करना है बुक से या ल्यूसेंट से, ठीक है, टेबल्स वगैरह से आप रिवाइज कर सकते हो, वरना नोट्स और ये जो वीडियोस हैं ये कंप्लीट रहेंगी। ठीक है, तो इसमें कंटेंट के पर्सपेक्टिव से आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, ये पूरा कवर कर देगा। ओके, तो एक और चीज़, PYQs जो हैं वो अभी मैं कवर नहीं कर रही हूँ इन वीडियोस में। अगर आपका फीडबैक रहेगा कि PYQs भी आपको चाहिए तो मैं PYQs भी इन्हीं वीडियोस के साथ आपको कवर करा दूँगी। ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी के लिए हम जो जैसा हमारा स्पेक्ट्रम में, ल्यूसेंट वगैरह में ये जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं जो इसमें दिया रहता है वो सारा इसमें कवर्ड रहेगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहला हमारा है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अब क्या है कि देखो, मैंने आपको एंशंट हिस्ट्री में भी बताया था कि भारत में आक्रमण होता ही रहा है, इन्वेजन होता ही रहा है। और इस पर्सपेक्टिव से, मतलब एंशंट के पर्सपेक्टिव से, सबसे पहले जो भारत में इन्वेजन हुआ था वो था ईरानियन इन्वेजन, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ एंशंट इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, तो वो लेक्चर्स हैं, अगर आपको देखना है तो आप चैनल पे देख सकते हैं। तो ईरानियन इन्वेजन में जो डेरियस का इन्वेजन हुआ था वो हमने पढ़ा था। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भारत में सबसे पहले कौन आया। तो यूरोपियंस में देखो काफ़ी सारे यूरोपियंस, और यूरोपियंस क्यों आ रहे थे, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन आया, वो थे पोर्चुगीज़। अब इसी में ही हमें जानना है कि वाई, क्यों आए। ठीक है, हाउ, कौन सा रास्ता लिया उन्होंने, भारत में आने का रास्ता कौन सा लिया। ठीक है, कैसे आए वो, ठीक है, रास्ता, सी रूट और मीडियम जो माध्यम था वो क्या था, वो सब हम पढ़ेंगे। तो वाई हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये जानेंगे कि हु, ठीक है, कि कौन आया था। तो 15वीं सेंचुरी में किन रूलर्स का राज था, और उन रूलर्स के टाइम पे ऐसा क्या हुआ जो पोर्चुगीज भारत में आए। ठीक है, रीज़न क्या था, और फिर ट्रैवलर्स कौन थे, हु वर द ट्रैवलर्स। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रैवलर्स ऑल्सो। ज़्यादातर हमें याद रहता है वास्को द गामा के बारे में, जब हम पोर्चुगीज़ के रिस्पेक्ट में पढ़ते तो हमें वास्को द गामा याद रहता है। ठीक है, पर वास्को द गामा से पहले कौन था, ऐसे कौन ट्रैवलर्स थे जिन्होंने कोशिश की थी ये जो रूट है भारत तक का वो खोजने की। ठीक है, तो ये हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो ये सब जो मेनली ये सब जो क्वेश्चंस हैं वो हमें इस वीडियो में देखने हैं। ठीक है, व्हाट, वाई, हाउ, और फिर एक ट्रीटी भी हुई थी, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। ठीक है, वो भी हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए। ठीक है, इस लेक्चर में बहुत इजी रहने वाला है और बहुत आसानी से याद हो जाएगा सब कुछ। तो देखो, सबसे पहले देखो, हमें ये जानना है कि यूरोप में, ठीक है, यूरोप में जो एक होड़ लगी हुई थी भारत तक का रूट जो है वो जानने की, कि भारत तक कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, अब इसमें जो है ना, इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला कि भारत ही क्यों, वाई इंडिया, वाई इंडिया। ठीक है, भारत ही क्यों, इंडिया का ही रूट क्यों ढूंढने की कोशिश हो रही थी, इंडिया उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम जानेंगे। फिर हमें ये जानना है कि क्योंकि जो रूट खोजा गया था वो था एक सी रूट। ठीक है, सी रूट के थ्रू वो भारत में आए थे। सो वाई सी रूट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत ही क्यों आना था यूरोपियंस को, यूरोपियंस में सबसे पहले पोर्चुगीज़ को। फिर उसके बाद वाई सी रूट, अच्छा सी रूट ही क्यों खोजा, लैंड से क्यों नहीं आ सकते थे, क्योंकि देखो ये यूरोप है ना, तो यहाँ से दो रास्ते हैं। एक तो लैंड के थ्रू, कि भाई यहाँ से जो है ये लोग क्या करते हैं, इधर से आ सकते हैं। ठीक है, टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए भारत तक आ सकते थे। एक रूट तो था ये। दूसरा रूट क्या था
कि भाई यूरोप है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, ये पास होते हुए और इधर से ये रेड सी क्रॉस करके, ठीक है, फिर ये अरेबियन सी पार करते हुए ये भारत आ सकते थे। ये भी एक रूट था। तो ऐसा क्यों हुआ कि इन्होंने यही वाला रूट, ये जो रूट है, यही वाला रूट इन्होंने सी रूट ही क्यों इन्होंने ट्रैवर्स करके पूरा यहाँ तक आए हैं, भारत तक आए हैं, इतना लंबा रास्ता ही क्यों लिया? व्हाट वाज द रीज़न कि इन्होंने ये शॉर्ट रास्ता क्यों नहीं लिया, ये शॉर्टकट्स क्यों नहीं लिए? ठीक है, तो ये भी हमें जानना है। ठीक है, तो अब देखो कहानी शुरू करते हैं। तो दो क्वेश्चंस जैसे कि मैंने आपको बताए कि यूरोपियंस सॉट अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि वाई इंडिया? ठीक है, इंडिया ही क्यों? अब देखो 15 सेंचुरी यूरोप में क्या हो रहा था, यूरोपियन इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही थी। अब तेज़ी से ग्रो क्यों कर रही है? सबसे पहले तो एक्सपेंशन ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन, जो ज़मीन थी, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे थे वो। ठीक है, वहाँ पे जो हल था, जो प्लो था, ठीक है, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इम्प्रूव्ड प्लो को इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, खेती बहुत ज़्यादा होने लग गई। ठीक है, तीसरा एक रीज़न क्या था, साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, अब रोटेशन ऑफ क्रॉप्स आप सबको पता ही होगा। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स में क्या होता है कि एक फील्ड है तो अलग अलग सीजन पे उस पर अलग अलग क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। उससे क्या होता है कि जो सॉइल है, ठीक है, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी लूज़ नहीं होती। ठीक है, तो फर्टिलिटी लूज़ नहीं होती, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो क्या करते थे, मेनली वो इस टाइम पे फॉरेज क्रॉप्स ग्रो करते थे। फॉरेज क्रॉप्स लाइक ग्रासेस, ठीक है, जैसे ग्रासेस वगैरह होगा जो कि बेसिकली कैटल्स वगैरह के काम में आती है। ठीक है, अब जब कैटल्स वगैरह, शीप्स, गोट्स, बफेलोज वगैरह ये सब ये फॉरेज क्रॉप्स खाएंगे तो क्या होता था कि मीट की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इससे क्या हो रहा है, मीट की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, और मीट की सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो अब इन्हें मीट को प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व करने के लिए दे रिक्वायर्ड स्पाइसेस, मसाले, मसालों की ज़रूरत थी। और मसाले कहाँ से आते थे, वो बहुत सस्ते दाम पे इंडिया से ही आ रहे थे। सो दैट वाज वन रीज़न कि उन्हें इंडिया की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि it was expansion of land under cultivation, introduction of improved plow, साइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स की वजह से क्या हो रहा था, फॉरेज क्रॉप्स जो है उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी सॉइल की बहुत ज़्यादा होगी, इससे क्या होगा, जो कैटल्स वगैरह हैं they increased in number, and they increased, so it led to increase in the supply of meat। और उससे क्या होता है कि they required spices, यूरोपियन required spices to preserve this meat। ठीक है, तो ये स्पाइसेस कहाँ से आएंगे, इंडिया से आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, दे वॉन्टेड कि जो इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं वो बने रहें। ठीक है, दूसरा क्या है कि इंडियन गुड्स वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स। देखो सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही यूरोप और इंडिया में ट्रेड रिलेशंस अच्छे थे। ठीक है, अब इंडिया से जैसे प्रेशियस स्टोन्स, स्पाइसेस, सिल्क, कैलिकोज, ये सब जो है वो यूरोप जाता था, और यूरोप क्या करता था, इन रिटर्न इंडिया को पैसे देता था। ठीक है, जैसे मैंने आपको कुशान्स के टाइम पे, पांड्यास के टाइम पे, हड़प्पा के टाइम पे भी ये जो ट्रेड रिलेशन है वो मैंने आपको डिटेल में समझाया है ना। तो सिविलाइजेशन की शुरुआत से यूरोप और इंडिया में ट्रेड रिलेशंस थे। अब देखो यहाँ पे कैलिकोज ये वर्ड आता है, कैलिकोज मतलब होता है कॉटन क्लॉथ। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉटन क्लॉथ। ठीक है, तो ये भारत से ट्रेड होकर यूरोप में जाता था। ओके, तो अब क्या हुआ, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत है। ठीक है, और स्पाइसेस मैंने आपको बता दिया स्पाइसेस क्यों ज़रूरत है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि भारत बेसिकली इंडिया से जो ट्रेड है उन्हें ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करने हैं। ठीक है, भारत में आना है एंड ट्रेड करना है। ठीक है, सो दैट वाज द वन ऑफ द रीज़न कि वाई इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट, bypassing middlemen, there was a desire to eliminate intermediaries in trade। अब कौन से इंटरमीडियरीज और क्यों एलिमिनेट करना चाह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी उसके लिए अभी 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, अभी 1 मिनट बाद आपको सब पता चल जाएगा कि ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, मिडिल मैन कौन थे एंड वाई दे वॉन्टेड टू एलिमिनेट दीज इंटरमीडियरीज। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज टेक्नोलॉजिकल लीप्स। ठीक है, सो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज टेक्नोलॉजिकल लीप्स। अब देखो इस टाइम पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी बहुत हो रहे थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जैसे शिप बिल्डिंग,
ठीक है। अब शिप बिल्डिंग से क्या होता था, दिस इनेबल्ड लॉन्गर वॉयजेस, ठीक है, बड़े रूट्स पे जो है वो शिप निकल सकती थी, ठीक है। तो साइंटिफिक इन्वेंशंस भी हो रहे थे इस टाइम पे, साइंटिफिक इन्वेंशंस ऑफ नॉटिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कंपास और एस्ट्रोलॉब। अच्छा मैं ये बता दूं, ये जो कंपास और एस्ट्रोलॉब है ये दोनों ही यूरोपियन इन्वेंशन नहीं है, बट कंपास और एस्ट्रोलॉब की मदद से क्या हो रहा था, नेविगेशन बहुत सेफ हो रहा था, और नेविगेशन सेफ हो रहा था, शिप बिल्डिंग में एडवांसमेंट हो रही थी, सो दिस एवरीथिंग गेव इम्पीटस टू मैरीटाइम एक्टिविटीज़, ठीक है। तो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ से क्या हुआ कि समुद्र के रास्ते उन्होंने कोशिश की कि भाई अलग अलग जो रूट्स हैं, अलग अलग जो जगहें हैं, मार्केट्स हैं बेसिकली, वो खोजी जाए, ठीक है। तो ये क्या काम करते थे, ये मार्केट्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, एंड दे ऑल्सो एक्टेड एज मार्केट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फाइनल गुड्स है वो वहाँ पे बेचे भी जा सकते थे, ठीक है। तो इनमें यूरोपियंस, तो इस सब में बेसिकली फ़ायदा किसका था, यूरोपियंस का ही था, ठीक है। ऑल्सो जो 15th सेंचुरी यूरोप है, यहाँ पे देयर वाज अ स्पिरिट ऑफ रेनेसो, रेनेसो मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है। रीबर्थ क्या होता है, रीबर्थ मतलब जैसे रीबर्थ ऑफ आइडियाज़, ठीक है, इनोवेशन हो रहा है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनोवेशन मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो नॉटिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, कंपास एस्ट्रोलॉब वगैरह, इस तरीके की चीज़ें, नई नई चीज़ें आना, आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ आना, ठीक है। तो इस वजह से ये जो रीबर्थ है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि एक स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी होती है, ठीक है, नई नई जगह खोजना, ठीक है। फिर उनके साथ जो है जो ट्रेड रिलेशंस वगैरह हैं, ये सब चीज़ें स्थापित करना, ये सब काम जो है उस टाइम पे यूरोप में चल रहे थे, ठीक है। देयर वाज अ स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी दैट फ्यूल्ड एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि बाईपासिंग मिडिल मैन, देयर वॉज डिजायर टू एलिमिनेट इंटरमीडियरीज इन दिस ट्रेड। तो अब देखो क्या होता है, तो यहीं पे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाई अ सी रूट, पहला आपको पता चल गया वाई इंडिया, क्योंकि इंडिया बहुत फ़ायदे की जगह है उनके लिए, ठीक है। उनकी जो इकोनॉमिक डिमांड है वो उसको पूरा कर रहा है। इकोनॉमिक डिमांड में मैंने आपको बता दिया, देयर वाज डिमांड फॉर स्पाइसेस एंड लग्जरी गुड्स, जैसे कि प्रेशियस स्टोन्स वगैरह हो गए, सिल्क हो गया, कैलिकोज हो गया, सब लग्जरी गुड्स में आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया की, भारत की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि भारत बहुत सस्ते दाम पे ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर देता था, ठीक है। अब सस्ता दाम क्यों बोल रही हूँ मैं, एंड वाई अ सी रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई अ सी रूट, सी रूट ही क्यों। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो रूट्स और थे, ये लैंड रूट था, ठीक है, और ये मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, अरेबियन सी के थ्रू होते हुए भी भारत आ सकते थे, पर ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें सी रूट को ही फॉलो करना पड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब देखो इसमें आपको जानना है सबसे पहले 1453 में क्या होता है, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। जो कॉन्स्टेंटिनोपल है बेसिकली जो टर्की वाला रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमन टर्क्स का कब्जा हो जाता है, ठीक है। ऑटोमन टर्क्स का कब्जा हो गया तो क्या हुआ कि ऑटोमन टर्क्स ने जो यूरोपियंस हैं, ठीक है, उनको इस रास्ते का फ़ायदा उठाने नहीं दिया, ठीक है। ऑटोमन टर्क्स ने क्या किया, बहुत ज़्यादा हाई चार्ज लगाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो यही बेसिकली इंटरमीडियरीज थे। हाई चार्ज कैसे लगाने शुरू कर दिए, बड़े बड़े तरीके से, जैसे टोल्स वगैरह होते हैं ना, तो टोल्स लगाने शुरू कर दिए। तो जो दाम इन्हें समझ लो कि जो बेसिक 1 टाइम्स प्राइस में मिलता था, वो अब क्या हुआ, इन्हीं इंटरमीडियरीज की वजह से वो जो सामान है वो इनको 10 टाइम्स में मिलने लग गया। देखो देयर वॉज इंक्रीज ट्रेड कॉस्ट, स्पाइसेस एंड सिल्क प्राइसेस इन्फ्लेटेड बाय 10 टाइम्स थ्रू इंटरमीडियरीज। तो वही चीज़ जो है वो 10 गुने दाम में मिल रही है, तो वो कोशिश ये करेंगे ना कि इन इंटरमीडियरीज को बाईपास कर सके किसी तरीके से, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ कि कॉन्स्टेंटिनोपल ये जो जगह है, ठीक है, यहाँ पे ऑटोमन टर्क्स का कब्जा होता है। कब होता है, 1453 में, ये याद रखना। नेक्स्ट क्या होता है कि देयर वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोली। अब मैंने एक मैंने आपको रूट क्या बताया, रेड सी, है ना। तो ये जो रेड सी ट्रेड था, इस पे किसकी मोनोपोली, इस पे किसका कब्जा हो गया था, अरब्स का कब्जा हो गया था, ठीक है। तो अरब्स कंट्रोल द लैंड रूट्स, रेड सी ट्रेड वाज अ स्टेट मोनोपोली, ठीक है। तो ठीक है, तो अब इससे तो नुकसान ही हो रहा है ना यूरोपियंस को, 10 टाइम्स दाम देने पड़ रहे हैं। इस वजह से यूरोपियंस ने क्या किया, इन्होंने कोशिश की कि भाई दूसरा कोई ट्रेड करने का दूसरा रास्ता खोजा जाए, ताकि हम इन इंटरमीडियरीज को बाईपास कर सकें, ठीक है। इतना आ गया होगा आपको समझ, है ना। अगर नहीं आया तो आप एक बार और इसको रिपीट कर लीजिएगा, ओके। तो तो अब देखो क्या होता है कि दो प्लेयर्स सामने आते हैं,
ठीक है। अब देखो पूरे यूरोप में उतनी एडवांसमेंट नहीं थी जो 15th सेंचुरी यूरोप में मैं बता रही हूँ। इसमें जो मैरीटाइम एडवांसमेंट्स जो सबसे बड़े लार्ज स्केल पे हो रही थी ना, वो दो कंट्रीज में हो रही थी। एक था स्पेन एंड दूसरा था पोर्चुगल। स्पेन एंड पोर्चुगल में ये मैरीटाइम एडवांसमेंट्स बड़े स्केल पे हो रही थी। ठीक है, तो ये दो प्लेयर्स ही सामने आए सबसे पहले, स्पेन भी और पोर्चुगल भी। ठीक है, और इसमें भी सबसे पहले मतलब पहल किसने की, वो की पोर्चुगल ने। तो अब हम पोर्चुगीज़ के बारे में समझते हैं। ठीक है, बीच में स्पेन का भी रेफरेंस आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो मैंने लेक्चर की शुरुआत में एक ट्रीटी की बात करी थी, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोर्चुगीज़ की कहानी। तो देखो पोर्चुगीज़ में सबसे पहले हमें पढ़ना है अबाउट प्रिंस हेनरी। ठीक है, इनको बोला जाता है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, इनको टाइटल दिया गया द नेविगेटर का। तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। अब द नेविगेटर क्यों बोलते थे इनको, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज ऑब्सेशन, ही हैड दिस रॉयल ऑब्सेशन, कि रॉयल ऑब्सेशन टू फाइंड द ट्रेड रूट टू इंडिया। ठीक है, कि इंडिया का जो इंडिया तक पहुंचने का जो रास्ता है वो इन्हें खोजना था। ठीक है, तो वो उसका जो ऑब्सेशन है, उस ऑब्सेशन की वजह से इनको नेविगेटर बोला गया बेसिकली। ठीक है, प्रिंस हेनरी। तो इस ऑब्सेशन के चलते इन्होंने किया क्या, देखो, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट मॉडर्न इंस्टीट्यूशन फॉर द साइंटिफिक ट्रेनिंग ऑफ सीमेन। ठीक है, तो सबसे पहला इन्होंने मॉडर्न इंस्टीट्यूशन जो है वो पोर्चुगीज़ में स्थापित किया। और यहाँ पे क्या होता था कि जो सीमेन है उनकी, जो सीमेन्स होते हैं उनकी साइंटिफिक ट्रेनिंग के लिए ये मॉडर्न इंस्टीट्यूशन बनाया गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों करना चाहते थे वो, टू सर्कमवेंट द मुस्लिम डोमिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑटोमन टर्क्स और जो अरब्स हैं उनका डोमिनेंस था, जो लैंड रूट था और जो रेड सी ट्रेड रूट था वहाँ पे इनका डोमिनेशन था। तो उस डोमिनेशन को बाईपास करना था, उसको सर्कमवेंट करना था। ठीक है, और एक इनका जो था रिलीजियस जील था। रिलीजियस जील क्या, अब देखो यूरोपियंस और जो ऑटोमन टर्क्स और अरब्स जो थे, इनमें आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, वो सिर्फ ट्रेड के पर्सपेक्टिव से नहीं था। ठीक है, वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी था। ऑटोमन टर्क्स और अरब्स दोनों जो थे वो उनका जो धर्म फॉलो करते थे दैट वाज इस्लाम। ठीक है, वेयर एज जो यूरोपियंस थे जो वो धर्म फॉलो कर रहे हैं दैट वाज क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पे एक धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है। सो इनका जो प्रिंस हेनरी था, इनका मिशन क्या था, टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी एंड काउंटर द इस्लामिक इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इस जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करना था और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना था। तो ये भी एक मोटिवेशन था इनके लिए। ठीक है, और जो इंटरमीडियरीज हैं उनको भी बाईपास करना था। सो देखो तीसरा रीज़न कि इनके लिए क्या हेल्प रही, कि ही वॉज ग्रांटेड अ पापल बुल। ठीक है, पापल बुल मैं बताऊंगी अभी पापल बुल क्या है। 1453 में पापल बुल ग्रांट किया गया बाय पोप निकोलस V। ठीक है, पोप निकोलस द फिफ्थ। पोप निकोलस द फिफ्थ कौन है, ये रोमन कैथोलिक चर्च के जो चीफ हैं वो होते हैं। ठीक है, पोप निकोलस द फिफ्थ उस टाइम पे। तो अब पापल बुल क्या है, इट ग्रांट्स द लीगल राइट्स। तो लीगल राइट्स दे दिए गए टू नेविगेट एंड ट्रेड एज फार एज इंडिया। ठीक है, तो पोप निकोलस द फिफ्थ से इन्हें पापल बुल मिला, मतलब एक लीगल राइट मिल गया कि ठीक है आप भारत तक का जो रास्ता है, जो ट्रेड रूट है वो फाइंड करो। ठीक है, नेविगेशन के लिए आप जो सीमैन वगैरह हैं, जो नेविगेटर्स हैं उनको भेजो। ठीक है, ताकि हम एक ट्रेड रूट ढूंढ पाए भारत तक के लिए। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर दिस एक्सपेंशन। पर आपको ये याद रखना है कि प्रिंस हेनरी के टाइम पे नो पोर्चुगीज नेविगेटर कुड इवन रीच द इक्वेटर। इक्वेटर तक भी कोई नेविगेटर पहुंच नहीं पाया था। ठीक है, इवन इक्वेटर तक को कोई क्रॉस नहीं कर पाया प्रिंस हेनरी के टाइम पे। ऑल्दो इनका योगदान बहुत बड़ा है क्योंकि इन्होंने देखो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन वगैरह इन्होंने जो है स्थापित किया, फिर पापल बुल वगैरह को ग्रांट किया गया। तो इन्होंने कोशिश बहुत की, बट सफलता तो नहीं कह सकते हैं कि इनको उतनी सफलता मिल पाई है ना। सो देखो नेक्स्ट कौन आते हैं, नेक्स्ट पोर्चुगीज़ जो किंग है दैट इज़ अल्फोंसो द फिफ्थ। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 1438 टू 1481 रहा है। अब देखो 1471 में इन्हीं के टाइम पे, अल्फोंसो द फिफ्थ के टाइम पे, पोर्चुगीज़ नेविगेटर जो है वो सबसे पहले इक्वेटर तक पहुंच पाए। तो इस स्टेटमेंट में आ जाता है क्वेश्चन कि सबसे पहले जो पोर्चुगीज़ नेविगेटर्स हैं वो इक्वेटर तक किन के टाइम पे पहुंच पाए थे, तो अल्फोंसो द फिफ्थ के टाइम पे है ना। तो
ये इतना याद रखना है कि अल्फोंसो द फिफ्थ के टाइम पे पहली बार पोर्चुगीज नेविगेटर्स इक्वेटर तक पहुंच पाए, इक्वेटर को क्रॉस कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है किंग जॉन द सेकेंड। अब किंग जॉन द सेकेंड, इनका टाइम पीरियड 1481 टू 1495 रहा है। किंग जॉन सेकेंड ने डेप्यूट किया बार्थोलोम्यू डायस को, किनको, बार्थोलोम्यू डायस को, टू एक्सप्लोर द साउथ ऑफ द वेस्ट कोस्ट। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई वेस्ट कोस्ट ऑफ जो ये जो अफ्रीका है इसका वेस्ट कोस्ट तक पहुंचो, साउथ तक पहुंचने की कोशिश करो। ठीक है, और वहाँ से फिर हम कोशिश करेंगे भारत तक जाने की। ठीक है, तो ये किसने कहा, किंग जॉन द सेकेंड। किसको डेप्यूट किया गया, बार्थोलोम्यू डायस को। ठीक है, तो बार्थोलोम्यू डायस देखो पूरा ट्रैवर्स करते हुए, इक्वेटर क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, और यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या होता है, ही एनकाउंटर स्टॉर्म। ठीक है, स्टॉर्म आ जाता है यहाँ पे, और स्टॉर्म के चलते उनकी जो शिप है वो ये कह सकते हैं कि वो एक्सीडेंटली ही सही, बट वो मौसल बे जो है, मौसल बे तक पहुँच जाती है, मौसल बे तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो ऐसा वो समझ जाते हैं, जब वो मौसल में पहुंचते तो वो समझ जाते हैं कि एक्सीडेंटली ही सही, स्टॉर्म की वजह से ही सही, बट इक्वेटर बट अफ्रीका का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो हमने क्रॉस कर लिया, वो हमने पार कर लिया। ठीक है, और जब वो ये रियलाइज़ करते हैं कि भाई अफ्रीका का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, तब वो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है उसको नाम देते हैं केप ऑफ गुड होप। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, जो बार्थोलोम्यू डायस है उन्होंने तो इसका नाम केप ऑफ स्टॉर्म्स दिया था, पर उनके टाइम पे जो किंग जॉन टू थे जिन्होंने डेप्यूट किया था बार्थोलोम्यू डायस को, जो किंग जॉन टू थे उन्होंने ये नाम दिया था केप ऑफ गुड होप। गुड होप क्या है कि बेसिकली उम्मीद, एक अच्छी उम्मीद है कि हाँ अब भारत तक का रास्ता मिल सकता है। ठीक है, तो इतना आ गया आपको समझ। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, देखो किंग जॉन टू डेप्यूटेड बार्थोलोम्यू डायस टू एक्सप्लोर द साउथ ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड सर्कमनेविगेट द साउथ टिप ऑफ अफ्रीका। तो स्टॉर्म आता है, स्टॉर्म पुश डायस एंड हिज फ्लीट ईस्ट टुवर्ड्स द साउथ अफ्रीकन कोस्ट। जब वो मॉसल बे पहुंचे, अपॉन रीचिंग मॉसल बे, डायस रियलाइज्ड कि ही हैड सरपास द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है अफ्रीका का वो सरपास कर चुके हैं। और इस रिटर्न जर्नी पे, जब वो अपनी रिटर्न जर्नी पे गए, ठीक है, जब वो वापस गए तो उन्होंने डिस्कवर किया सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, जिसको नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। अच्छा, ये टाइम पीरियड याद रखना, ठीक है, 1487 का ये टाइम पीरियड है। ठीक है, ये बेसिकली एक क्रम है, क्रोनोलॉजी है, जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, क्रोनोलॉजी वाइज आप ये सब याद रखना कि केप ऑफ गुड होप कब हुआ था। ठीक है, पहले हुआ था या ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलस पहले हुआ था, तो वो सब चीज़ें जो क्रोनोलॉजी के हिसाब से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। फिर इवेंचुअली दिस पेव द वे फॉर वास्को द गामा। फाइनली ये जो बार्थोलोम्यू डायस ने जो रास्ता लिया था, यही रास्ता किसने लिया, फाइनली वास्को द गामा ने लिया, एंड ही could finally successfully chart out a direct route to Asia via Cape of Good Hope in 1498। ठीक है, 1487 में केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो ये थी अभी तक की पोर्चुगीज़ की कहानी। इसमें मैंने आपको 3 बताए। ठीक है, 3 कौन कौन से जो रूलर्स हैं उस टाइम पे, वो सबसे पहले हमने प्रिंस हेनरी की बात की, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने बात की अबाउट अल्फोंसो द फिफ्थ। ठीक है, एंड थर्ड हमने बात की किंग जॉन टू के बारे में। प्रिंस हेनरी के टाइम पे दे कुड नॉट रीच इवन द इक्वेटर। ठीक है, बट इन्होंने मॉडर्न इंस्टीट्यूशन जो है जो फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सी मैन वो इन्होंने स्टार्ट किया। सेकेंड, इन्होंने जो पापल बुल है, ही वॉज ग्रांटेड अ पापल बुल बाय द रोमन कैथोलिक चर्च चीफ्स, जो पोप निकोलस हैं उनसे। ठीक है, और ये पापल बुल भी मैंने आपको बता दिया, इट वॉज अ लीगल राइट टू नेविगेट एंड ट्रेड एज फार एज इंडिया। एंड अल्फोंसो 5 कौन है, अल्फोंसो 5 अगेन पोर्चुगीज़ के जो किंग थे, उन्होंने जो ट्रैवलर्स को भेजा, दे कुड फाइनली रीच इक्वेटर। ठीक है, इनके टाइम पे 1471, जैसे कि मैंने आपको बताया 1471 में, तो किंग जॉन टू ने बार्थोलोम्यू डायस, ठीक है, बार्थोलोम्यू डायस को नियुक्त किया। ठीक है, एज द पोर्चुगीज नेविगेटर हु विल ट्रैवर्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ द सदर्न साउथ टिप ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, और स्टॉर्म्स की वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर कर लिया।
अब नेक्स्ट देखो, मैंने आपको बताया था कि दो प्लेयर्स थे इसमें, एक था पोर्चुगीज़ और दूसरा था स्पेन। तो अब स्पेन की कहानी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। तो देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस वाज अ जिनोइज एन इटालियन नेविगेटर। ठीक है, तो इनका मानना क्या था क्रिस्टोफर कोलंबस का, कि दुनिया गोल है। ठीक है, कि दुनिया क्या है, गोल है। तो अगर इन्होंने सोचा, अगर हम यहाँ से अगर ट्रैवर्स करते हुए, स्पेन से ट्रैवर्स करते हुए वेस्ट वर्ड्स जाते जाते पीछे के रास्ते से आते हैं, तो भी हम इंडिया पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इनका सोचना जो था वो भी सही था इनके हिसाब से, उस समय के हिसाब से। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने ये अपना आइडिया डिस्कस किया, ये थॉट डिस्कस किया, तो ये थॉट जो था वो स्पेन के जो राजा थे उनको बहुत पसंद आया। तो उनके राजा ने, स्पेन के राजा ने क्या किया, इनको स्पॉन्सर किया, इनकी जो पूरा जो वोयाज था उसको स्पॉन्सर किया। ठीक, तो ये चल दिया अपना पूरा शिप फ्लीट लेके चल दिया अपना। ठीक है, तो 1492 में जब ये वेस्ट की तरफ जा रहे थे, ही डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड। तो पहली बार इन्होंने न्यू वर्ल्ड मतलब कौन सा, जो नॉर्थ अमेरिका था। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, इसको डिस्कवर कर लिया, है ना। नॉर्थ अमेरिका जो था वो सबसे पहले डिस्कवर कब हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस के टाइम पे, कि जब यहाँ से वो वेस्ट वर्ड जा रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे इसी वजह से देखो इंडिया की खोज में, क्योंकि ये डिस्कवर हुआ था और वेस्ट की तरफ हुआ था, तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ जो है ये वो आपको मिलता है ना। तो अब ये याद रखना कि ये न्यू वर्ल्ड कब डिस्कवर हुआ, 1492 में, और किन्होंने किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। ठीक है, तो अब देखो, अब ये एक बिलीफ जो है, इस पे बेसिकली एक यकीन हो जाता है कि हाँ, देर वर मोर आइलैंड्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ कैनरी आइलैंड्स। पहले ये माना जाता था कि भाई यहाँ पे जो कैनरी आइलैंड्स है यही वेस्ट मोस्ट पार्ट है, ठीक है, दुनिया का। बट ऐसा नहीं है, देर आर मोर आइलैंड्स टू द वेस्ट वर्ड्स ऑफ कैनरी आइलैंड्स। इस बिलीफ को जो है वो मान्यता दे दी गई। ठीक है, तो ये याद रखना कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है उन्होंने जो न्यू वर्ल्ड है उसकी डिस्कवरी की थी 1492 में। अब देखो, जब ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया दो प्लेयर्स थे, स्पेन और पोर्चुगल। अब स्पेन और पोर्चुगल में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि ये भाई पूरी दुनिया है उसको कैसे बांटा जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 1494 में एक संधि की, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। ठीक है, ये जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, इसमें क्या होता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है इसको डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड कौन कौन कर रहे हैं, तो ये जो पूरा वर्ल्ड है ये डिवाइड हो रहा है बिटवीन पोर्चुगीज़, ठीक है, ठीक है, पोर्चुगल एंड स्पेन। अब देखो, बहुत इजी है याद रखना नॉन वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड के बारे में। सबसे पहले नॉन वर्ल्ड तक कौन पहुंचा, पोर्चुगल। ठीक है, क्योंकि वो नॉन वर्ल्ड पे ही रहे ना, उन्होंने साउथ की तरफ गए, अफ्रीका को जो है उन्होंने, जो अफ्रीका की कोस्ट है उसको ट्रैवर्स करते हुए वो भारत तक पहुंचने की कोशिश की उन्होंने। तो नॉन वर्ल्ड किसके पास जाएगा, नॉन वर्ल्ड गया पोर्चुगीज़ के पास। और स्पेन ने क्या डिस्कवर किया था, न्यू वर्ल्ड। तो न्यू वर्ल्ड किसके पास गया, स्पेन के पास। ठीक है, तो अब देखो, अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी एक बाउंड्री होगी, एक लाइन होगी जो नॉन वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड को डिस्टिंग्विश करेगी। तो द लाइन इज एन इमेजनरी लाइन 1300 माइल्स टू द वेस्ट ऑफ केप वर्डे। केप वर्डे के 1300 माइल्स वेस्ट में ये लाइन खींची गई। इस लाइन से जो वेस्ट था वो आ गया स्पेन के अंडर। ठीक है, स्पेन हाफ वॉज एवरीथिंग टू द वेस्ट, जो कि है अमेरिकाज, दैट इज़ न्यू वर्ल्ड। ठीक है, नया वर्ल्ड। और जो नॉन वर्ल्ड था वो पोर्चुगीज़ के हाफ में चला गया, एवरीथिंग टू द ईस्ट, जहाँ पे अफ्रीका और इंडिया आता है। ठीक है, इजी है ना याद करना, क्योंकि पोर्चुगल जो है वो नॉन वर्ल्ड तक सीमित रहा, तो उसने नॉन वर्ल्ड जो है उसको मिल गया अमेरिकाज और इंडिया वाला पार्ट, और जो अफ्रीका और इंडिया वाला पार्ट, और स्पेन के हाथ में क्या आया, न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो न्यू वर्ल्ड में जो अमेरिकाज हो गए बेसिकली, है ना। अब इससे क्या होता है, देखो इसका जो ट्रीटी है, जो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास है 1494 में आई। ठीक है, अब इसके प्रोज बेनिफिट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। पॉजिटिव इज इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा पोर्चुगल और स्पेन में, क्योंकि क्या हुआ, एक बाउंड्री बना दी गई और बता दिया गया कि भाई बाउंड्री के वेस्ट में जो होगा वो स्पेन का होगा, राइट में जो होगा वो पोर्चुगीज़ का होगा। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट अब जो है वो ख़त्म हो जाता है इससे। इट फैसिलिटेट्स एक्सप्लोरेशन, और ज़्यादा इन्हीं रीजन्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया रेनेसो का टाइम पीरियड चल रहा था यूरोपियन में। फिर इट इस्टेब्लिशेस डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस मतलब आधिपत्य जो है वो इन पे कौन कौन से जो
दुनिया में कौन कौन से शहर पे कौन कौन किस किस का आधिपत्य स्थापित होने वाला है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट में भी आ जाएगा और ये एक नेगेटिव पॉइंट में भी आ जाएगा, इट स्टैब्लिशेस डोमिनेंस, है ना। अब कॉन्स, ठीक है। अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले तो इट इग्नोर्स द इंडिजिनियस राइट्स, जो लोगों के अपने राइट्स है, जो नेटिव्स के राइट्स हैं, उसको तो इग्नोर ही कर रहा है, ठीक है। इट एक्सक्लूड्स अदर पावर्स, और पावर्स भी तो थी, अब इसके बाद यूरोप में और पावर्स भी तो आएंगी, ठीक है। फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उनको तो एक्सक्लूड ही कर दिया बिल्कुल, पूरी दुनिया को दो ही पावर्स ने बांट लिया, ठीक है, स्पेन और पोर्चुगीज। व्हाट अबाउट अदर पावर्स, देन इट क्रिएट्स फ्यूचर डिस्प्यूट्स, तो फ्यूचर डिस्प्यूट्स तो होंगे ही, नेशनलिज्म की भावना भी आती है, ठीक है, लोगों में, तो वो जो फ्यूचर डिस्प्यूट्स होंगे वो अलग तरीके से अराइज होंगे इन्हीं सब देशों में, ठीक है। तो ये जो था, ये इफेक्ट था बेसिकली ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास में। आपको मेनली क्या याद रखना है कि कब ये ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास हुई थी, किन के बीच में हुई थी, ठीक है, एक बाउंड्री क्या थी, ठीक है, और उसके वेस्ट, बाउंड्री के वेस्ट का जो पार्ट है वो किसे मिला, राइट वाला पार्ट किसको मिला, मतलब बेसिकली नॉन वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड जो है वो किसके किसके हिस्से में आई, ठीक है। तो ये याद रखना है। स्पेन वाला मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। देन पोर्चुगीज तीनों हम पढ़ चुके हैं, प्रिंस हेनरी अल्फोंसो द फिफ्थ एंड किंग जॉन टू। और हम दो क्वेश्चंस हमने एड्रेस किए आज की, वाई इंडिया एंड वाई अ सी रूट, ठीक है। तो आज के लिए हम लेक्चर को इतना ही रखेंगे। अगर आपके पास कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद।